स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बंगाल विभाजन और साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन 2025 की बुक है। देखिएगा, ये 19वां क्लास है दोस्तों, और बहुत इम्पोर्टेंट भारतीय इतिहास का। इससे पहले मैंने टोटल 18 क्लासेज जिसको मैंने दो अलग-अलग 10-10 घंटे की वीडियो में भी डिवाइड कर रखा है। आप केवल 2 वीडियो देख लेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ही 10-10 घंटे की वीडियो है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। पहले नोट्स पढ़ लेंगे बुक के, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। यानी 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई कि बंगाल को अब विभाजित किया जाएगा। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। बंगाल विभाजन के विरुद्ध ही, बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, जो कि अगले महीने यानी कि 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 7 अगस्त यानी जुलाई के बाद अगस्त में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है। अब देखिएगा, इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव हुआ। यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन था, इसमें विदेशी चीजों का, स्वदेशी का मतलब कि स्वदेशी अपनाना और बाहरी चीजों का बहिष्कार करना, उसके इस्तेमाल का बहिष्कार करना। आप देखिएगा, इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। और आगे देखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो चुका था और इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि इस दिन पूर्णतः प्रभावी हो चुका था बंगाल विभाजन। इसी दिन को यानी कि 16 अक्टूबर को ही रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। यानी बंगाल को दो भागों में बांटा गया, एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। और आप देखिएगा, पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर के एक नया प्रांत बना दिया गया, जिसे राजशाही, चटगांव, ढाका इत्यादि शामिल थे। यानी कि पूर्वी बंगाल को और असम को मिलाकर के जो प्रांत बनाया गया, उसमें क्या-क्या शामिल था? राजशाही, चटगांव, ढाका, ये सभी शामिल थे। और इस प्रांत का जो मुख्यालय बनाया गया था, वो ढाका को बनाया गया था। विभाजन के दूसरे भाग में यानी कि जो पश्चिमी भाग था या पूर्वी बंगाल के बाद पश्चिमी बंगाल, उसमें देखिएगा पश्चिमी बंगाल का एरिया, फिर उड़ीसा और बिहार उसमें शामिल थे। यानी कि पहले बंगाल का हिस्सा ये सभी था, लेकिन बाद में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बंगाल का विभाजन किया गया, जिसमें पश्चिमी बंगाल में कौन-कौन था? उड़ीसा और बिहार, और इसके अलावा पश्चिमी बंगाल का हिस्सा। और पूर्वी में आप देखिएगा राजशाही, चटगांव और ढाका। बंगाल का विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया 1905 में। इसका कार्यकाल 1899 से 1905 था और 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे उस समय। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। तो इन्हीं के कार्यकाल में 1905 आ रहा है, याद रखना है आपको, सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। किनकी? जो फ्रेजर थे, इनकी। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और ये दोनों के बीच असमंजस्य का मूल कारण है। यानी इनके कहने का मतलब था कि जो पश्चिमी बंगाल था या पश्चिमी बंगाल के जो लोग थे, उन्होंने पूर्वी बंगाल या पूर्व की तरफ की जो भी सभ्यता थी या संस्कृति थी, उनको समझने में इनकी गलती है, इसीलिए दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। यानी इन्हीं का कहना था कि अगर पश्चिम गलती कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि पूर्वी बंगाल भी यानी कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका
संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने, यानी कि बांग्ला भाषा में जो एक पत्रिका निकलती थी संजीवनी, इसके जो संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र, इन्होंने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क तोड़ लेना चाहिए। यानी कि पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का या स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट था वो समझिए कि यहाँ से निकल गया। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट यानी खुलना डिवीजन बांग्लादेश की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया था, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार था उसका मानना था कि बंगाल को 2 भागों में बना देंगे तो दोनों जगह अपना-अपना गवर्नर होगा, अपने वहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे वो दोनों जगह के लिए अलग-अलग होंगे और थोड़ा एरिया छोटा-छोटा हो जाएगा, इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुविधाजनक होगा प्रशासन हैंडल करना। परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। यानी कि देखिए ब्रिटिश सरकार का कहना था इस तरह से कि प्रशासनिक जो कार्य है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए 2 भाग में बाँटा जा रहा है, लेकिन मुख्य उन लोगों का उद्देश्य कुछ और था। मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि, यानी कि जो बंगाल के राष्ट्रवाद में वृद्धि हो रही थी उसको कम करना, क्योंकि लोग अलग-अलग हो जाएँगे तो दबाना उनको कम हो जाएगा, एकजुटता नहीं रहेगी, उतनी अधिक संख्या नहीं रह पाएगी। तो ये सोचकर इन्होंने अलग-अलग कर दिया। तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, इनके अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासन से हटाना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था और ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। यानी कि देखिए ऐसा सेंटर बन गया था बंगाल, जहां पर बंगाल का सेंटर तो वो था ही, उसके अलावा पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था वो भी वहीं से होता था और जो अंग्रेजों के खिलाफ साजिशें रची जाती थी वो सब वहीं से की जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बंगाल विभाजन था। सीधे तौर पर बंगाल विभाजन को रद्द करने को लेकर के ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था और निश्चित तौर पर ये भी 1905 में ही शुरू हो गया। चूंकि बंगाल विभाजन 1905 में उसकी घोषणा हो गई तो उसको रद्द करने को लेकर तुरंत अगले महीने अगस्त में ही बंगाल विभाजन को रद्द करने के उद्देश्य से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। इस अवधारणा के मुख्य जो प्रस्तुतकर्ता थे उसमें अरविंद घोष हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं, यानी कि लाल बाल पाल तो हैं, इनके अलावा अरविंद घोष, ये याद रखना है। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बंबई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। यानी जो जहां के रहने वाले थे वो सभी अपने अपने राज्यों में अपने क्षेत्र थे उन सभी जगहों पर जमकर नेतृत्व किया और उसका प्रचार प्रसार किया। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेश बांधव समिति का मतलब हुआ कि सभी लोगों को एक जगह एकजुट करना। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, यानी कि महिलाएं भी इसमें सक्रिय रूप से भाग ली थी। किंतु किसान और बहुसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय थे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे ये लोग। आप देखिएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था, यानी कि जो आंदोलन था उसका शीर्षक गीत वंदे मातरम को ही बनाया गया था। आप देखिएगा ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े व्यक्ति थे, याद रखना है। इन्होंने 4 महीने तक पूरे भारत का दौरा कर मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित कर दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर, ध्यान दीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है यहाँ, अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ
के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट यानी भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की थी, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। तो याद रखिए दोस्तों, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना थी वो टैगोर ब्रदर्स के द्वारा किया गया। दिसंबर 1911 यानी 1905 से अब 1911 की बात आ गई सीधे। आप देखिएगा 1907 में यहाँ पर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। तो दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, यानी कि रद्द करने की घोषणा कर दी उसकी, और घोषणा करने के साथ ही बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया। तो 1911 में रद्द हुआ, ध्यान दीजिए, और 1905 में लागू हुआ। अब देखिएगा, इसके साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की भी घोषणा की गई 1911 में ही। 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उसी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की भी घोषणा की गई और कलकत्ता के बदले दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की भी घोषणा की गई उसी दिन। अब देखिएगा, घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। बिहार तथा उड़ीसा दोनों को अलग कर दिया गया, यहाँ पर बंगाल से अलग कर दिया गया। वर्ष 1912 में अलग प्रांत का दर्जा इनको मिला था। तो उन अलग करने की घोषणा 1911 में हो गई, लेकिन अलग प्रांत का दर्जा इनको मिला 1912 में, यानी कि अगले वर्ष। असम को फिर एक अलग प्रांत बनाया गया। आपको पता है होगा कि असम जो था वो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, और जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो उड़ीसा को भी, जो कि पश्चिमी बंगाल का हिस्सा था, बिहार को भी, जो कि पश्चिमी बंगाल का हिस्सा था, और असम को भी, जो कि पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, इन सभी को अलग-अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। हालांकि उड़ीसा और बिहार दोनों एक दूसरे से अलग नहीं थे उस समय। जैसी कि स्थिति उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया, यानी असम में सिलहट को जोड़ दिया गया था। आगे जब पढ़िएगा, आगे की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों कि 1912 में तो बिहार को और बंगाल को अलग किया गया। जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा को, तो उस समय बिहार और उड़ीसा एक साथ थे, लेकिन आगे चलकर 1936 में ये दोनों भी अलग-अलग हो जाते हैं। फिर बिहार में केवल झारखंड शामिल रह जाता है, और वर्ष 2000 में आकर के झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। तो अब पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ इसमें से? राज्य हड़प नीति आई, या बंगाल विभाजन हुआ, या सहायक संधि आई, या अस्थाई बंदोबस्त हुआ? देखिए, राज्य हड़प नीति कब आई थी? 1848 में। आपको याद होगा, राज्य हड़प नीति लाया किसने था? लॉर्ड डलहौजी ने। और डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा है। तो निश्चित तौर पर बंगाल विभाजन चूंकि 1905 में किया गया, तो ये तो पहले था, तो ये आंसर होगा नहीं। सहायक संधि भी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, और ये भी सन 1800 का ही बात है। 1800 कुछ का, यहाँ पर 1905 होगा नहीं। स्थायी बंदोबस्त भी इससे पहले लाया गया था। तो निश्चित तौर पर स्थायी बंदोबस्त तो मुझे लगता है 1793 में ही लेके आया गया था, जब लॉर्ड कर्नवालिस का समय चल रहा था, तब स्टार्टिंग में ही। तो इसमें सबसे बाद में क्या आया? 1905 वाला, यानी कि बंगाल विभाजन सबसे आखिरी में आया। ऑप्शन बी सही होगा। आप देखिएगा, इसमें सबसे पहली घटना है 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाना, ये सबसे पहले आता है। फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798, यानी कि उसके ठीक अगले जो गवर्नर थे, या उस समय गवर्नर जनरल कहा जाता था, तो जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। फिर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, इसने अपने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार करने हेतु राज्य हड़प नीति का प्रयोग किया, और सबसे बाद में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। तो आप देख करके समझ गए होंगे कि सबसे आखिरी में बंगाल विभाजन हुआ था। अब इसमें पूछ रहा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ, यानी कि स्वदेशी आंदोलन एक तरफ से समझ लीजिए। तो ये 7 अगस्त को, 16 जुलाई को दोस्तों घोषणा किसकी की गई? 16 जुलाई 1905 को घोषणा की गई बंगाल विभाजन की, और फिर अगले महीने यानी कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन को रोकने के उद्देश्य से स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन
के निर्णय की घोषणा की थी? अच्छा, 20 जुलाई है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 16 जुलाई नहीं है, 20 जुलाई को इसकी घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की, 20 जुलाई 1905 को। आप देखिएगा यहाँ पर 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद से ही बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन, यानी कि बंगाल विरोधी जो बंगाल विभाजन था उसको भंग करने के, उसको रद्द करने के उद्देश्य से जो विरोधी आंदोलन था वो औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन भी प्रभावी हो चुका था। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि इस डेट को क्या हुआ था, अभी हमने देखा था इस डेट को दोस्तों बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ये कब की गई थी? 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, यानी कि बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया इसी दिन, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया। ठीक है। फिर दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। लोकमान्य तिलक ने पुनः, ये दोनों ही गलत है यहाँ पर, और पहला तो गलत था ही, केवल ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग आप देखिएगा बंगाल को लेकर ही था और इसके ठीक बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के बाद ही जो बंग भंग आंदोलन था ये अलग अलग ना होकर के ये भी एकजुट होकर के और आंदोलन शुरू हुआ इसका भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कई जगह आपको, जैसे हमने पढ़ा था इसमें कि 20 जुलाई को हुआ था, 20 जुलाई 1905 को, लेकिन कई जगह 19 जुलाई भी देखने को मिलता है कई सारे बुक्स में। तो यहाँ पर 19 जुलाई, चूंकि बीपीएससी ने खुद 19 जुलाई ही आंसर दिया था, तो 19 जुलाई 1905 ये आप याद रखिए। अगर 20 जुलाई ऑप्शन में नहीं दिखता है तो 19 जुलाई को आप लगा लीजिए। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, इसकी घोषणा तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ ऐसे लेखक हैं जो स्थिति को 19 जुलाई 1905 बताते हैं, जिसके आधार पर बीपीएससी ने अपनी पीटी की जो अंतिम उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की आया था उसमें ऑप्शन ए को चूज किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? निश्चित तौर पर लॉर्ड कर्जन 1905 में यही वायसराय था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। आप देखिएगा लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 और इसी के कार्यकाल में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया। फिर देखिएगा 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2024 का है। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, लेकिन इसको रद्द कब किया गया? रद्द किया गया 1911 के दिल्ली दरबार में। तो 1911 सही उत्तर होगा। अगला सवाल मिलता जुलता है, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर तो कर्जन हो गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? हमने देखा था सर एंड्रूज फ्रेजर थे उस समय गवर्नर, सो दैट ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप आपको ये याद रहा होगा। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और 1903 से 1908 तक इन्होंने बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आशुतोष मुखर्जी, सी आर दास, रविंद्रनाथ टैगोर। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन किया गया था स्वदेशी आंदोलन, उसमें नेतृत्वकर्ता कौन था? इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। हमने नोट्स में भी ये चीज पढ़ा था दोस्तों, प्रारंभिक आंदोलन जो था उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी नेतृत्व करता थे। आगे चलकर इसमें बहुत लोग शामिल हुए। आप देखिएगा अगला प्रश्न मिलता जुलता है। पहले ये यूपी पीसीएस में 2011 में आया था और फिर देखिए 2021 67वीं बीपीएससी में पूछा गया, प्री के एग्जाम में आपसे पूछा गया है, किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? बंगाल विभाजन के विषय में ये किसने कहा था? ये उसके नेतृत्वकर्ता यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही कहा था कि बंगाल विभाजन जो है वो बंगाल के लोगों के ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में हुआ था।
अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। निश्चित तौर पर टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने, हमने नोट्स में पढ़ा भी था, इनका मानना था कि जो पश्चिमी लोग हैं, यानी कि जो पश्चिमी बंगाल के लोग हैं, वो पूर्वी बंगाल को सही से नहीं समझ पाए हैं और ये चाहते थे कि दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हो। तो ऑप्शन सी सही होगा। आप देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के ये आलोचक थे तथा पूर्व तथा पाश्चात्य यानी ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध चाहते थे ये। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? अब देखिए, अगर ये प्रश्न पूछा जाए ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार यानी कि सीधे तौर पर स्वदेशी आंदोलन की बात की गई है, तो स्वदेशी आंदोलन या फिर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया? तो आप देखिएगा, ये बंगाल विभाजन होने से ठीक पहले एक पत्रिका में छापा गया इसको, और उस पत्रिका के जो संपादक थे वो थे श्री कृष्ण कुमार मित्र, और इनकी पत्रिका का क्या नाम था? संजीवनी। बंगाली भाषा में यह प्रकाशित होती थी और इसी में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था। सो दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। आप देखिएगा, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? इसको अपनाया गया दोस्तों 1905 में ही, स्वदेशी आंदोलन के साथ। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित कर दिया गया। यानी कि अब बहिष्कार प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक नीति बना लिया गया कि नहीं भाई, अब बहिष्कार करना है तो करना है, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। तो इस प्रकार ये कार्य 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 2024 राजस्थान पीसीएस का है क्वेश्चन। भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम के संबद्ध करने हेतु किस पत्रिका ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? यानी कौन सी पत्रिका है जिसमें सबसे पहले, या फिर कौन से चित्रकार हैं, सॉरी मैंने गलत कर दिया, कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत माता का चित्र बनाया था? ऑप्शन है आपके पास गगनेंद्र नाथ, या अवनींद्रनाथ, या बंकिम चंद्र, या रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। निश्चित तौर पर दोस्तों मैंने आपको शायद बताया था, अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि गगनेंद्र नाथ टैगोर के भाई थे और ये टैगोर ब्रदर्स में से एक हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले भारत माता का चित्र बनाया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। आप देखिएगा यहाँ पर, भारत की राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम यानी कि दिखने लायक राष्ट्र के रूप में पहचान खासकर लोगों को जो दिखता है उस पर भरोसा करना, उसको मानना थोड़ा आसान होता है। जो नहीं दिखता है या जिसको लोग नहीं महसूस कर पाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसको मानना थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल रहता है। इसलिए दृश्य बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहले दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता यानी कि मदर इंडिया की एक छवि बनाई, प्रसिद्ध छवि बनाई, और यह पेंटिंग वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाई गई थी। इसमें भारत को माता यानी देवी के रूप में चित्रित किया गया था, जिसकी 4 भुजाएं हैं, जो केसरिया साड़ी पहनी हुई हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित भारत माता की तस्वीर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों के मध्य राष्ट्रीयता और एकता का प्रतीक बनकर उभरी। तो ये 1905 में बनाया गया था, याद रखिए। और किसके द्वारा बनाया गया था? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, या फिर बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या बंगाल के विकास के लिए? देखिए, बंगाल के विकास के लिए तो नहीं था, बंगाल और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका विभाजन किया गया था, ये तो मानना था अंग्रेजों का। लेकिन एक्चुअल क्या उद्देश्य था बंगाल विभाजन का? असली उद्देश्य था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करना। सो दैट ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था,
लेकिन वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और साथ ही पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और ब्रिटिशों के खिलाफ साजिशें रची जाती थी। इसको खत्म करने के लिए, कमजोर करने के उद्देश्य से ही बंगाल विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम किए। क्या-क्या कार्यक्रम किया जो उस समय थे बंगाल विभाजन को रोकने के लिए जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने कौन-कौन से कार्य किए? बाइकॉट किया, स्वदेशी अपनाया या फिर असहयोग आंदोलन चलाया या राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया? तो यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब कि राष्ट्र को ध्यान में रख करके राष्ट्र के प्रति शिक्षित करना लोगों को, इसको राष्ट्रीय शिक्षा बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, निश्चित तौर पर बाइकॉट किया गया। बाइकॉट करने का मतलब बहिष्कार करना, स्वदेशी आंदोलन चलाया ही गया और राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया गया कि लोगों को राष्ट्र के प्रति शिक्षित बनाया जाए। और बाकी रहा असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन उस समय नहीं चलाया गया था या ये बंगाल विभाजन से संबंधित भी नहीं था, तो इसलिए तीसरा नहीं होगा, केवल पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया और इसकी घोषणा की और इसके विरुद्ध जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे उस समय, उन्होंने आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को की। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया तो उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस, राखी यानी कि मैत्री, मित्र की तरह व्यवहार करना, मित्रता बनाने हेतु, तो मैत्री दिवस या राखी दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देने के लिए। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न भारतीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपनी कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, उसमें स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। 1920 के नागपुर अधिवेशन में सीआर दास ने गांधी जी के असहयोग का प्रस्ताव पेश किया था। तो ये 1920 में इसको पेश किया गया, असहयोग प्रस्ताव को, जबकि आपको पता होगा कि 1911 आते-आते 1911 के दिसंबर में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो उसके बाद समझिए कि बंगाल विभाजन को लेकर के कोई कार्य करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि अब तो रद्द हो गया, उसको खत्म कर दिया गया। और 1920 में यहाँ आप देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ही आ रहा है, तो असहयोग आंदोलन इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? निश्चित तौर पर बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह आंदोलन के रूप में उभरा, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बीपीएससी प्री 2022 का 68वीं बीपीएससी का सवाल है। पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में सेम क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार को कब अपनाया गया? तो यह बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया। और ये देखिए 2022 में बीपीएससी में पूछा गया है, और इससे पहले जो सेम क्वेश्चन था ये पूछा गया है 2016 में यूपीएससी प्री में। तो यूपीएससी प्री के क्वेश्चन पिछले 3-4 साल, 5 साल के जरूर देख लेने चाहिए, 10 सालों तक के। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन लाया गया? स्वदेशी आंदोलन लाया गया था। निश्चित तौर पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर कथन है 2 अलग-अलग, जिसमें से आपको बताना है कि दूसरा कारण के रूप में दिया गया है, यानी व्याख्या के रूप में, और पहला कथन है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब देखिए, इस दिन यानी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये तो निश्चित तौर पर सही है। यानी कि यहाँ पर कारण तो सही है, यानी जो दूसरा है कथन 2 वो सही है निश्चित तौर पर।
7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है, इसलिए दोनों सही हो गया, तो ऑप्शन ए को चूज करेंगे। कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 1 की सही व्याख्या भी करता है। देखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। प्रत्येक वर्ष भारत में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2015 को स्वदेशी आंदोलन यानी प्रारंभ जो 7 अगस्त 1905 हुआ था, 5 को हुआ था, इसकी याद में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए नामित किया गया था। तो 2015 में इसको स्टार्ट किया गया और इसके बाद 2015 से प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाने लगा और कारण था कि 1905 में 7 अगस्त को ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन क्यों लाया गया था? आप देखिएगा, निश्चित तौर पर यह लाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। तो आप देखिएगा, कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, यही सही उत्तर होगा। बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन लाया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था बंगाल विभाजन। इसकी अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे, किंतु ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, जबकि उदारवादी जो गुट था वो इसके विरुद्ध था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्वदेशी देखते हैं, अधिकतर क्वेश्चन आपको बीपीएससी और यूपीएससी का मिल रहा है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी कोई और परीक्षा लेती है, जैसे एईडीओ का एग्जाम होने वाला है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का, तो निश्चित तौर पर उसमें भी ये क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। स्वदेशी आंदोलन कब लाया गया था या किस दौरान लाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में लाया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप देखेंगे कि 63वीं में सवाल है ही, 67वीं में था ही, 68वीं में था ही, तो कई सारे लगातार हर एक दो गैप दे करके और बीपीएससी पूछा है इसको। अब देखिएगा, अगला सवाल है, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में यह दोबारा विभाजित कब हुआ? दोबारा विभाजित जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, इसको रद्द कब किया गया था? ऐसे शायद होगा यह, और 1905 में ही रद्द किया गया, उससे पहले कहाँ यह दोबारा विभाजित हुआ? तो ऑप्शन सी को हम सही मानते हैं। या इस तरह से हो सकता है, क्योंकि उस समय जब बंगाल विभाजन को बंद किया गया तो उस समय आप देखिएगा रद्द करने के समय में बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, बिहार उड़ीसा को अलग किया गया, और इसके अलावे आप देखिएगा असम को भी अलग कर दिया गया था, तो ये भी पुनः विभाजन की तरह ही इसको देखा जा सकता है। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया, उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसी कि उसकी पहले स्थिति 1874 में थी, वैसे ही सिलहट को उसमें बस जोड़ दिया गया। तो यही मैंने भी आपको बोला, पुनः विभाजन को इस तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय बिहार उड़ीसा को अलग किया गया था, असम को भी अलग किया गया था, और बाकी बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी को मिला दिया गया था एक साथ। यानी बंगाल का विभाजन एक तरह से तो खत्म हो गया, लेकिन जो अंग्रेजों का मूल उद्देश्य था वो तो फिर भी वैसा ही रहा, आप मान के चलिए तो। क्योंकि जो अधिक जनसंख्या वाले इलाके थे, जैसे बिहार और उड़ीसा में सबसे अधिक जनसंख्या थी उस समय जब ये बंगाल के अंतर्गत आते, तो बंगाल की अधिकतम आबादी जो थी वो बिहार और उड़ीसा में ही थी, और बिहार और उड़ीसा को ही बंगाल से अलग कर दिया गया 1912 में। तो निश्चित तौर पर अधिकांश आबादी उससे अलग हो गई, तो भी बंगाल कमजोर हो गया। तो आगे अब बढ़ते हैं दोस्तों। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? 1911 तक बना रहा निश्चित तौर पर। 1911 में ही जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो उसको रद्द किया गया, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, यानी कि जब तक रद्द नहीं कर दिया गया तब तक बना रहा 1911 तक, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? ये कितना बार पूछा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर।
और ये स्टेट पीसीएस का हाल है। बाकी एसएससी, रेलवे और बाकी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनका तो बात ही छोड़ दो, उसमें कितनी बार पूछा गया होगा। 1911 में रद्द किया गया था निश्चित तौर पर, दिसंबर 1911 में। अगला सवाल यहाँ पर फिर से, कब एकीकृत किया गया? एकीकृत करने का मतलब रद्द करके फिर से वापस कब मिलाया गया? तो ये 1911 में ही हुआ। अब अगला प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है द जीएस सॉल्वर यूट्यूब चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम दोस्तों यहाँ पर कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। मैंने पढ़ाया था नोट्स में कि जो भी इससे जुड़े लोग थे, जैसे अरविंद घोष हो गए या चिदम्बरम पिल्लई हो गए, यहाँ पर जो जहाँ का था, जैसे आपके बाल गंगाधर तिलक हो गए। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से, कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? मुंबई, पुणे इत्यादि से। तो मुंबई और पुणे में उन्होंने नेतृत्व और प्रचार प्रसार किया। वैसे ही चिदम्बरम पिल्लई जो थे, ये मद्रास से संबंधित थे और इन्होंने मद्रास में इसका प्रचार प्रसार किया और इसका नेतृत्व किया। बंगाल प्रारंभ, देखिए बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर मुंबई और बम्बई और पुणे में अजीत सिंह जो थे, और लाला लाजपत राय ये पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया और प्रचार किया। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किया? दिल्ली में अभी हमने देखा था सैयद हैदर रजा ने, और अजीत सिंह कहाँ किए थे? अजीत सिंह पंजाब में। लाला लाजपत राय यूपी। ये, हालांकि इसे इस तरह से समझिए कि उस समय पंजाब और यूपी संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आता था और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह दोनों ने मिलकर के संयुक्त प्रांत में, यानी कि जैसे ऊपर भी आपने यहाँ पर देखा था, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व किया था। बाल गंगाधर तिलक बम्बई और पुणे में। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में अप्रभावित रहा, यानी कि हिस्सा नहीं लिया? हमने देखा था किसान, यानी कि कृषक, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, यानी कि तीसरा। तो दूसरा और तीसरा इसमें सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ। आप देखिएगा 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा होती है बंगाल विभाजन की। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो जाती है और बहिष्कार प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, फिर लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विजेता थी कि महिलाओं ने भी, जो महिलाएं थी वो भी इसमें सक्रिय रूप से भाग ली थी। किंतु किसान और जो बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय थे वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पर। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना? यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका शीर्षक वंदे मातरम रखा गया, और ये कब किया गया था? ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही किया गया था, 1905 में। तो ऑप्शन ए सही है। देखिएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई। जनता ने जुलूस निकाला, सवेरे जत्थे के तत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर या फिर हाथों पर राखियां बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 2002 में ही यूपीएससी प्री में पूछा गया। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने बरी साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। ये गलत तो यही हो गया। क्यों? क्योंकि लियाकत हुसैन ने बरी साल के मुस्लिम किसानों का आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। उनका सहयोग और नेतृत्व किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने, आपको याद होगा। तो इसमें सही उत्तर, अगर यहाँ पर अश्विनी कुमार दत्त रहता नाम लियाकत के जगह पर, लियाकत हुसैन के बदले में अश्विनी कुमार दत्त,
अश्विनी को कई जगह अश्विनी भी लिखा जाता है, तो ये नहीं भी रहे तो चलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। अश्विनी कुमार कुमार दत्त इसमें मुख्य रूप से नेतृत्व करता थे, तो अगर इनका नाम रहता तो ये सही रहता, लेकिन यहाँ लियाकत हुसैन को नेतृत्व करता बताया गया है, इसलिए ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो गया। बाकी देखिएगा 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में अरविंद घोष द्वारा की गई थी। और फिर टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनर्द्वार था। ये सारे सही हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए केवल गलत था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है इसमें? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों का न तो अधिक प्रभावित किया उनको और न ही वो इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। देखिए, बंगाल तक ही सीमित रहा यह गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार बम्बई और पुणे में किया गया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा पंजाब में और उत्तर प्रदेश में किया गया, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय द्वारा मद्रास में किया गया, चिदम्बरम पिल्लई द्वारा इसका जो प्रचार प्रसार था या नेतृत्व करता थे, तो निश्चित तौर पर केवल यह बंगाल तक सीमित नहीं था, इसको राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाया गया था। तो आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर है। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका, जो बहुसंख्यक थे मुसलमान वो इसमें शामिल नहीं हुए। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली और प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल बरिशाल के जो किसान थे वही इसमें शामिल हुए थे, बरिशाल के किसान। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च और मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने इसका पूरे देश में प्रचार किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन डी गलत। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। देसी शिल्पकारों और कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया, ये निश्चित तौर पर सही है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन ही चलाया गया था किस लिए? विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए और अपने देश के जो सामान था उनके समर्थन में, उसके सपोर्ट में। तो यहाँ पर देसी शिल्पकार के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में इसका निश्चित रूप से योगदान था। जो देसी वस्तुएं थी वही इस्तेमाल की जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी हुई। निश्चित तौर पर शिक्षा पर जोर दिया गया, अलग अलग प्रेसिडेंसी में कॉलेज की भी स्थापना की गई। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप देखिएगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर सुमित सरकार के अनुसार कलकत्ता के सीमा शुल्क कलेक्टर, द कलकत्ता कलेक्टर ऑफ कस्टम्स ने इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता एवं बूटों के आयात में लगभग 48% की कमी दर्ज की थी। यानी कि जो विदेशी सामान थे उसमें लगभग इतना कमी आ गया था। इसका मतलब समझिए इतना नुकसान ब्रिटिशों को हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी किया गया, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थे। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्राथमिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। आपके पास दोस्तों, आप देखिएगा, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे किससे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या फिर स्वदेशी आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन थे। दोस्तों हमने नोट्स में भी पढ़ा था, डॉक्टर बोल रहा हूँ, H.W. नेविन्सन जो थे ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। पत्रकार जुड़े थे ये भी हम देख लेते हैं। ब्रिटिश पत्रकार जो थे H.W. नेविन्सन, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक पूरे भारत का दौरा कर मानचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो, हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इन सभी रिपोर्टों को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम के एक पुस्तक के रूप में संपादित किया था। आखिरी सवाल दोस्तों इस टॉपिक का और इस वीडियो का, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने, या फिर अमृता शेरगिल ने?
आपको याद होगा दोस्तों, हमने नोट्स में ही ये चीज़ें पढ़ी हुई थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना मुख्यतः किसके लिए किया गया? जो पश्चिमी कला मूल्य थे उनको पुनर्जीवित करके और आधुनिक भारतीय कला को और जागृत करने के उद्देश्य से, यानी बढ़ावा देने के उद्देश्य से। ये 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर और इनके भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर दोनों ने मिलकर के किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दोस्तों, ये आखिरी सवाल था और मुझे लगता है इससे आपका अच्छा खासा रिवीजन हुआ होगा, जिसमें हमने स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित क्वेश्चन किया। इसके आगे जो टॉपिक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता, सूरत, इन सभी का अधिवेशन है, जिससे मुझे लगता है कि लगभग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 25-30 पूछे गए हैं। फिर मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दिल्ली दरबार और राजधानी कैसे यहाँ पर आई, इन सभी के बारे में। तो जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी जल्दी-जल्दी वीडियो आ जाए। और काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी, इसका हमें अफ़सोस है। मैं कोशिश करूँगा कि अभी रेगुलर वीडियो आ पाए और टाइम इतना मिल पाए मेरे पास, ताकि मैं डेली एक वीडियो लेकर के आ पाऊँ। तो समय की कमी के कारण डेली एक वीडियो नहीं आ पाया। इस बीच में इलेक्शन ईयर चल रहा है बिहार में, इसलिए टाइम थोड़ा कम मिल रहा है हम लोगों को। और जल्द ही मैं फिर अगला वीडियो नेक्स्ट डे को ही लेकर के आ जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो आ जाए। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।